हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में जनजाति समाज यानी कि ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड एमसीक्यूज को कराया जाएगा। ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीडी का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर अभी भी चल रहा है यूपीपीजीडी एग्जाम के लिए, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट के अलावा नोट्स भी दोनों को साथ में ही प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। बिहार पीजीटी, बिहार स्टेट परीक्षा के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी कॉम्बो ऑफर में छूट दी गई है। एंड बात की जाए जीआईसी एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर मिल जाएगा। और कॉम्बो ऑफर प्रैक्टिस सेट में जीआईसी के एग्जाम के लिए अभी यहाँ पर चल रहा है, जिसमें दोनों ही प्रैक्टिस सेट, फर्स्ट पेपर एंड आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, इसका आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और उसका जो जीएस का पेपर है, जीके का, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए अगर समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, आप इन्हें ले सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए आपको, तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये सेकंड क्लास है इस टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट क्लास कल हो चुकी है। यहाँ तक 30 प्रश्न कराए जा चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर कराना है। देखिए ये प्रश्न है 31 वाला। निम्न में से जनजातियों की कौन सी विशेषता नहीं है? खंडात्मक, असमानता, एक दूसरे से स्वतंत्र, आदिकालीन जीवन चलाने की प्रौद्योगिकी विशेषता नहीं है जनजाति समाज से संबंधित, यह प्रश्न बताना है। तो यहाँ पर देखकर बताइए कौन सी संबंधित नहीं है विशेषता। अगर यहाँ पर हम जनजाति समाज की विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं, तो इनका एक विशिष्ट नाम होता है। जनजातीय का क्या होता है? एक विशिष्ट नाम होता है। समान भाषा होती है, ठीक है, इनकी एक समान भाषा होती है। समान संस्कृति पाई जाती है, ठीक है, समान भाषा है, समान संस्कृति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा यह एक अंतर्विवाहीय समूह है, जनजातीय अंतर्विवाहीय समूह है। युवागृह पाया जाता है। युवागृह जो कि एक तरह का शैक्षणिक संस्था है। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था में जो बड़े बूढ़े लोग हैं, नातेदारी संगठन है, उनका महत्व होता है, वे ही सभी निर्णय लेते हैं, ठीक है। विवाह व्यवस्था भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब विवाह व्यवस्था कहीं पर विनिमय विवाह का स्वरूप है, बहुपति बहुपत्नी विवाह है, परीक्षण विवाह है, परीक्षा विवाह है ना, इस तरह से हरण विवाह है। तो ये सभी विवाह के स्वरूप हैं जो कि अलग अलग जनजातियों में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। इस तरह से प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, कौन सी जो है विशेषता है या कौन सी नहीं है। समान निषेध भी यहाँ पर इनका हमें देखने को मिलता है, समान निषेध, ठीक है, समान निषेधों का ये पालन करती है। अब यहाँ पर बताना है कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर हमें असमानता देखने को नहीं मिलेगी। विकल्प बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है यहाँ पर मिलान करना है। देखिए ये यहाँ पर युवागृह दिए गए हैं, कल की क्लास में भी युवागृह बताए गए थे, और ये जनजाति हैं, ठीक है, ये क्या है? जनजाति है, दी गई हैं। अब देखकर बताइए सही क्या है, देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या है। गिडियोरा युवागृह हो जनजाति का है, ठीक है। रंगभंग युवागृह किसका है? भोटिया जनजाति का है। घोटुल युवागृह गोंड जनजाति में, और जो चैंपो है ये नागा जनजाति का युवागृह है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गिडियोरा जो युवागृह है ये हो जनजाति के अलावा हमें मुंडा में भी देखने को मिलता है, मुंडा जनजाति, और बिरहोर, ठीक है, बिरहोर। कुछ युवागृह तो कुछ पर्टिकुलर एक ही जनजाति के लिए होते हैं, तो कुछ कॉमन होते हैं जो 2 या 3 जनजातियों में हमें देखने को मिलते हैं। तो गिडियोरा युवागृह
हो जनजाति का है, मुंडा का है और बिरहोर जनजाति का है, इसे याद रखेंगे। और रंगभंग कहाँ का है, भोटिया जनजाति का है, ठीक है। घोटुल गोंड जनजाति का हो जाएगा और चैंपो नागा जनजाति का हो जाएगा। इसके अलावा धागर बासा, ठीक है, धागर बासा युवागृह की बात करें तो ये भुइया जनजाति का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धागर बासा युवागृह किसका है, भुइया जनजाति का है। चांग युवागृह किसका है, चांग खासी जनजाति का, खासी जनजाति जो कि मात्र सत्तात्मक जनजाति है, ठीक है। नोक पाते युवागृह, नोक पाते किसका है, गारो जनजाति का है। ये सभी कल आपको क्लास में बताया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर युवागृह आपको बताए गए हैं, इन्हें आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन भारत की जनजाति नहीं है, भील, भसाई, खासी, थारू, कौन जनजाति भारत की नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भसाई होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। भसाई होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भील जनजाति में गोल गधेड़ो लोक नृत्य एग्जाम में पूछा जाता है। गोल गधेड़ो नृत्य है, ये भील जनजाति से संबंधित है। दिवाली को शोक पर्व ये मनाती है, दिवाली को शोक पर्व के समान थारू जनजाति बनाती है। खासी मात्र सत्तात्मक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जनजातियों पर औद्योगिकीकरण का अप्रकार्यात्मक प्रभाव निम्न में से कौन है। जनजाति एकीकरण, शिक्षा में वृद्धि, सांप्रदायिक भेदभाव या फिर औद्योगिक जीवन शैली। यहाँ पर राइट क्या होगा, जनजातियों पर औद्योगिकीकरण का अप्रकार्यात्मक प्रभाव निम्न में से कौन सा है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, औद्योगिक जीवन शैली, ठीक है, औद्योगिक जीवन शैली होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जनजाति समाजों से संबंधित निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा निम्नांकित कूट द्वारा उत्तर दीजिए। यहाँ पर 4 हैं, देखिए। पहला है, जनजातीय समाज का ही एक स्वरूप है। दूसरा है, ये निश्चित भू क्षेत्र में इनका निवास होता है, रहती हैं। तीसरा है, उनमें आर्थिक पिछड़ापन होता है। चौथा है, उनमें विशिष्ट प्रथाएं हैं जो सभ्य समाजों में पाई जाती है। यहाँ पर क्या होगा, ये सभी है, ठीक है, ये सभी यहाँ पर हमें विशेषताएं जनजाति समाज में देखने को मिलती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, कथन और कारण है। कथन है, जनजाति समाज राज्य विहीन समुदाय होते हैं। कारण है, क्योंकि उनमें औपचारिक सरकार नहीं होती है। बताएं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही होगा और कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में जौनसार बाबर खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है। एकल विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह। यहाँ पर राइट क्या होगा, यहाँ पर राइट होगा बहुपति विवाह, ठीक है। बहुपति विवाह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भ्रातक बहुपति विवाह, ठीक है, भ्रातक बहुपति, और दूसरा होता है आभ्रातक बहुपति विवाह। अब किस किस जनजाति में हमें देखने को मिलता है, तो भ्रातक अगर हम बहुपति विवाह की बात करते हैं तो ये टोडा जनजाति में, ठीक है। इसके अलावा कोटा और कहीं कहीं नायर जनजाति में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आभ्रातक विवाह की अगर हम बात करते हैं तो यह भी हमें टोडा जनजाति में और कोटा और नायर में हमें देखने को मिलेगा। और भ्रातक बहुपति जो विवाह है यह हमें खस जनजाति में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये नायर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं, बताएं कौन सा सही होगा। लोकसभा और विधानसभा के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। लोकसभा में SC/ST के जो रिजर्वेशन की बात की गई है वो अनुच्छेद 330 में की गई है और विधानसभा में 332 अनुच्छेद की तहत यह व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों की सूची तैयार की जाती है। सही यहाँ पर क्या होगा,
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों की लिस्ट तैयार की जाती है और अनुसूचित जनजातियों की जो लिस्ट है वो 342 के तहत तैयार की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों के लिए किन गंभीर समस्याओं की निराकरण यथाशीघ्र होना चाहिए? अस्पृश्यता, निरक्षरता, सामाजिक पृथकता या फिर विकल्प बी और सी दोनों? यहां पर क्या होगा? निरक्षरता और सामाजिक पृथकता, यहां पर विकल्प डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुपतित्व समुदाय का उदाहरण है? चोलनेकान, जौनसारी, थारू या फिर जयंतिया? सही यहां पर क्या होगा? किसमें बहुपति विवाह देखने को हमें मिलती है? जौनसारी। ऑप्शन बी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, जनजाति समाज है गतिशील, जटिल, समजाति या फिर विषम जाति? सही यहां पर क्या हो जाएगा? जनजाति समजाति समाज है। ठीक है, सी यहां पर राइट होगा। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की मुख्य समस्या क्या है? सामाजिक दूरी, आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन या फिर उपयुक्त सभी? समस्या पूछी जा रही है अनुसूचित जनजातियों की। कौन सी समस्याएं हैं? ये सभी पाई जाएगी, सामाजिक दूरी, आर्थिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन। डी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए, प्रश्न है, बापा यानी कि यहाँ पर ठक्कर बापा की बात हो रही है। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने किसके लिए कार्य किया? आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग या फिर मुस्लिम? ठक्कर बाबा जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनका कार्य किस पर था? किस पर रहा है उनका कार्य? ये 44 होगा प्रश्न। चलिए, कुछ प्रश्न मिस हो गए। चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए इसको यहीं पर रहने देते हैं क्योंकि आगे। ठीक है, चलिए बताइए, किस पर इनका अध्ययन रहा है? किस पर इन्होंने काम किया है? आदिवासियों पर। ठीक है, आदिवासियों पर किया है, जनजातियों पर कार्य इनका रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। इनका अगर पूरा नाम पूछा जाए क्या है, तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर हैं। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। और आपको याद आ रहा होगा हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की है? हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, गांधी जी ने की थी हरिजन सेवक संघ की स्थापना। उसके ये क्या थे? महासचिव रह चुके हैं। ठीक है, महासचिव ठक्कर बाबा रह चुके हैं, ये भी याद आप रखेंगे। ठीक है, और अगर हम ठक्कर बाबा की बात करते हैं तो इन्होंने 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। भील सेवा मंडल की स्थापना ठक्कर बाबा ने 1922 में की थी। यहाँ पर आदिवासी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, घुरिये, डी.एन. मजूमदार। यहाँ पर ऑप्शंस है। आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने किया था? देवनागरी लिपि के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू है और यहाँ पर विकल्प क्या होगा? बी यहाँ पर सही हो जाएगा। वेरियर एल्विन की अगर हम बात करें, और ये कब परामर्श दिया था? 1942 में। ठीक है, वेरियर एल्विन ने एक नई लिपि की बात की थी, ये भी याद रखिएगा। एल्विन ने
नई लिपि की बात की थी, नई लिपि का सुझाव दिया था, लेकिन देवनागरी लिपि इसके उपयोग का परामर्श किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है चेंजिंग कल्चर्स ऑफ इंडिया ट्राइब 1932, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? मॉर्गेट मीड, रॉबर्ट रेडफील्ड, रॉल्फ लिंटन, हर्शकोविट्स, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? चेंजिंग कल्चर्स ऑफ इंडिया ट्राइब। ये किसकी पुस्तक है? किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? मॉर्गेट मीड के द्वारा, ठीक है, मॉर्गेट मीड के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मॉर्गेट मीड का जो फील्ड वर्क रहा है ये समाओ द्वीप पर रहा है, ठीक है, समाओ द्वीप पर रहा है। मेल एंड फीमेल भी ये इनकी पुस्तक रही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है कौन सी जनजाति सिर्फ अंडमान द्वीप में ही रहती है? ओंगे, चकमा, आपातानी, बंजारा, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट क्या होगा? 44, 45। चलिए अंडमान द्वीप में रहती है यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ओंगे जनजाति, ठीक है, ओंगे जनजाति रहती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए अ फिलोसफी फॉर नेफा, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कल के क्लास में बताई गई थी। डेरेनड्रॉफ, जवाहरलाल नेहरू, वेरियर एल्विन हट्टन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? वेरियर एल्विन, ठीक है, वेरियर एल्विन होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। और ये बुक कब आती है? 1957 में आती है। इसके अलावा इनकी जो एल्विन की और भी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि एक है द बैगा, ठीक है, द बैगा 1939 में ये पुस्तक आती है। और इसके अलावा द रिलीजन ऑफ एन इंडियन ट्राइब, और ये 1955 में आती है। एक मिथ्स पर है, मिथ्स ऑफ मिडिल इंडिया, मिडिल इंडिया, ठीक है, ये 1949 में आती है, ठीक है। और एक फिलोसफी ऑफ नेफा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक है, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है, तो इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर वेरियर एल्विन है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्न में से किस जनजाति के उत्सव के अवसर पर तीर कमान देने पर बच्चे के पिता बनने का अधिकार निर्धारित किया जाता है? यहाँ पर जनजातियां दी गई हैं, टोडा है, कादर है, अंडमान द्वीप समूह के निवासी हैं, या फिर न्यूअर जनजाति। यहाँ पर क्या होगा? इस प्रश्न का सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति में व्यवस्था कैसी पाई जाती है? बहुपति विवाह की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। विवाह का स्वरूप बहुपति विवाह है। और इसमें जो पिता होता है वह परिवार का अस्थायी सदस्य होता है, ठीक है, पिता क्या होता है? वह परिवार का अस्थायी सदस्य होता है, ठीक है, ये भी आप बात याद रखेंगे। और ये यहाँ पर पशुपालन की व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है, पशुपालन की व्यवस्था पाई जाती है। और इसके अलावा कन्या वध प्रथा भी यहाँ पर देखने को मिलती है, जिस कारण से यहाँ पर बहुपति विवाह पाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है जनजातीय लोगों को संबोधित करने के लिए आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? महात्मा गांधी, ठक्कर बाबा, ज्योतिबा फुले, बी.आर. अम्बेडकर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जनजातीय लोगों को संबोधित करने के लिए आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया है? ठक्कर बाबा के द्वारा किया गया था। अभी इनसे जुड़ा हुआ एक प्रश्न भी आपने अभी देखा, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और घुरिये की अगर हम बात करते हैं तो घुरिये ने तो अनुसूचित जाति को क्या कहा था? पिछड़े हिंदू कहा था, ठीक है, इन्होंने क्या कहा? पिछड़े हिंदू कहा है अनुसूचित जनजातियों को, ये याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। हट्टन ने क्या कहा था? हट्टन ने आदिम जाति कहा था, ठीक है, आदिम जाति हट्टन ने किसको कहा था? याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति को कहा था, एसटी को कहा था। और अगर हम बात करते हैं बाहरी जाति,
ठीक है। हट्टन ने बाहरी जाति किसे कहा है, तो अनुसूचित जाति को कहा है, शेड्यूल कास्ट को कहा है, ठीक है। तो हट्टन ने आदिम जाति और बाहरी जाति का अगर इस तरह से पूछा जाए किसने बात की है, तो याद रखिएगा हट्टन के द्वारा बात की गई है। वेरियर एल्विन, वेरियर एल्विन की अगर हम बात करें, वेरियर एल्विन ने क्या कहा था, जनजातियों को वनवासी, ठीक है, वनवासी कहकर संबोधित किया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शंस है, नियोजन कार्यालय में उनके लिए सीट सुरक्षित रखी जाएंगी, खेती योग्य भूमि उनके लिए सुरक्षित रखा जाएगा, लोकसभा के लिए स्थान सुरक्षित रखा जाएगा, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर लोकसभा के लिए स्थान सुरक्षित रखा जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। और किस अनुच्छेद के तहत ये व्यवस्था है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की क्लास में भी प्रश्न आया था जिसमें बताया गया था। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए सही नहीं है। सामाजिक रूप से वे उपेक्षित रहे हैं, सामाजिक रूप से उनका उत्थान किया जा रहा है, सामाजिक रूप से उनमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा रहा है, समाज उनके सामाजिक उन्नयन के विरुद्ध है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सही कथन है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। सामाजिक रूप से उनका उत्थान किया जा रहा है, ये यहाँ पर सही होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक सुरक्षा अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान करता है। सभी बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाएगी, सभी को देश के किसी भाग में प्रवेश की सुविधा दी जाएगी, सभी को उच्च शिक्षा हेतु विदेश भेजा जाएगा, या फिर किसी के साथ शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, कौन सा विकल्प होगा, विकल्प डी, ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए सेवाओं एवं पदों पर उनके अधिकार का प्रावधान बतलाता है। यहाँ पर अनुच्छेद आप देखिए 335, 336, 337 और 338 दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर 335 होगा, और 338 अनुसूचित जाति व जनजाति के आयोग से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने जनजाति सातवीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजाति जाति सातत्य का प्रारूप दिया। एम.एन. श्रीनिवास, सुरजीत सिन्हा, एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट क्या होगा, मजूमदार का फील्डवर्क कहाँ पर रहा है, हो जनजाति पर रहा है, दुबे का कमार जनजाति पर रहा है, सुरजीत सिन्हा और एम.एन. श्रीनिवास का फील्डवर्क कहाँ रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जनजाति जाति सातत्य की जो अवधारणा है ये सुरजीत सिन्हा के द्वारा दी गई है। सुरजीत सिन्हा के अलावा, इसके अलावा, ठीक है, जनजाति जाति सातत्य के अलावा या सातत्य की जगह निरंतरता भी दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जनजातीय राजपूत सातत्य अवधारणा दी है या निरंतरता, ठीक है। एक ये अवधारणा है और एक इनकी अवधारणा है जनजातीय कृषक, जनजातीय कृषक सातत्य। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिए गए हैं, सुरजीत सिन्हा के द्वारा दिए गए हैं। सुरजीत सिन्हा और श्रीनिवास का फील्डवर्क कहाँ पर रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न समाजों में से किसने अंधविश्वासों का प्रभुत्व होता है, किसमें, एक औद्योगिक समाज में, एक नगरीय समाज में, एक जनजातीय समाज में, या फिर एक उत्तर औद्योगिक समाज में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, एक जनजातीय समाज में, ठीक है, जनजातीय समाज में, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पंचशील उपागम का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया, वेरियर एल्विन, जे.एल. जवाहरलाल नेहरू, एस.सी. दुबे, जे.एच. हट्टन, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पंचशील उपागम का प्रस्ताव, यहाँ पर राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसे 5 सूत्रीय
पांच सूत्रीय कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। दुबे ने बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी, ठीक है। बहुल परंपरा की जो अवधारणा है ये किसकी है, दुबे के द्वारा दी गई है, ठीक है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पर वेरियल एल्विन की अगर हम बात करें तो इन्होंने पृथक्करण नीति की बात की थी। पृथक्करण नीति की जो बात है जनजातियों के विकास से संबंधित, वो वेरियल एल्विन के द्वारा की गई थी, ठीक है। देखिए, अब जनजातियों की अगर हम बात करते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए उनके विकास से संबंधित जो नीतियों की बात की गई थी, पहली जो नीति थी, ठीक है, पहली जो नीति थी वो कौन सी थी, अलग थलग की नीति या पृथक्करण की नीति थी। पृथक्करण की नीति या जिसे हम अलग थलग, ये दोनों ही इस तरह से पूछा जाता है प्रश्न, अलग थलग नीति, तो ये वेरियर एल्विन के द्वारा दी गई थी। दूसरी जो नीति थी आत्मसात की नीति थी, आत्मसात नीति। और ये आत्मसात जो नीति है ये किसके द्वारा दी गई है, ये घुरिये के द्वारा दी गई है। और तीसरी नीति की अगर हम बात करें एकीकरण नीति है, ठीक है, एकीकरण की नीति है। और ये जो नीति है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है किबुत्स जनजाति समुदाय पाया जाता है। देखिए ये प्रश्न यहाँ पर गलत है, किबुत्स परिवार था, ठीक है, किबुत्स परिवार था और ये इजराइल में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, इजराइल में, इजराइल में। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी एक जनजाति समाज के आधारभूत विशेषता नहीं है, अलग भाषा, अलग भूभाग, सामाजिक विभेदीकरण या फिर खंडीय व्यवस्था। जनजातीय समाज की आधारभूत विशेषता नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, सामाजिक विभेदीकरण होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में जारवा, शोम्पेन और ओंगे जनजातियां निवास करती हैं। ऑप्शंस में है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। शोम्पेन, ओंगे जनजाति, जारवा जनजाति ये कहाँ हमें देखने को मिलती हैं, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।